हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग एक अपने पॉइंट से अलग हट के किसकी बात करने वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो क्यों इसकी बात करने वाले हैं, चाहे आप टेक्निकल स्टूडेंट हो चाहे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो कैसी है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका जो डाउट है वो क्लियर करना किसका काम है, वो मेरा काम है। तो जैसा कि आज वीडियो में बना रहा हूँ 30 जुलाई को, 29 जुलाई को आपको पता है ये सभी चीज़ें अनाउंस हुई हैं। तो 5 से 7 मिनट आपको क्या करना है, बस इस वीडियो में बने रहना है। सभी डाउट जो नई शिक्षा नीति है यानी कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, उससे सभी जो डाउट हैं वो सभी डाउट मैं आपके क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि मन में सवाल आता है कि जो ये नई शिक्षा नीति है, क्या ये अचानक आ गई? नहीं, ये नई शिक्षा नीति अचानक नहीं आ गई, क्योंकि जब 2014 में, मैं किसी यहाँ पे गवर्नमेंट की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको क्या बता रहा हूँ, एक हिस्ट्री बता रहा हूँ कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये नई शिक्षा नीति है, ये लागू कैसे कैसे हुई। तो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था हमारा, उसमें क्या था, बीजेपी के यानी कि जो एनडीए के घोषणा पत्र में ये चीज़ शामिल थी कि हम क्या करेंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे। तो जब एनडीए की गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने क्या किया, इस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने एक कमेटी बनाई। कब? 31 अक्टूबर 2015 को एक कमेटी का उन्होंने गठन किया कि आप क्या करिए, नई शिक्षा नीति हम कैसे लागू करें, किस माध्यम से लागू करें, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है पूरे देश में, उस पर आप क्या करिए, उस पर आप एक हमको डोजियर बना के दीजिए कि हम कैसे करें। तो इस कमेटी ने क्या किया, अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी 2016 में, यानी कि मंथ अक्टूबर 2016 में इस कमेटी ने क्या की, इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद एक और कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 24 जून 2017 को। 24 जून 2017 को एक और कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का नाम आपको क्या रखना है, इस कमेटी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इस कमेटी का नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 9 सदस्य थे। जैसे कि आपसे जीएसटी वाला प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो उसी तरीके से ये कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या किया, अपना जब 2017 में, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना रिसर्च करना शुरू किया, इस पर काम करना शुरू किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपी, जो इस समय के हमारे शिक्षा मंत्री हैं। क्योंकि पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्री होता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्री हो गए हैं। तो जो इस समय हमारे शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इस कमेटी ने क्या की, जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको सौंपी, रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपी। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया, इसका अध्ययन किया और 2 लाख लोगों से, यानी कि 2 लाख लोगों से क्या मांगी गई, राय मांगी गई, एक सर्वे कराया गया कि आप इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन लोगों ने क्या दिया, अपना एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तब क्या किया गया, इस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। तो ये थी हिस्ट्री, आप लोगों ने समझ ली। अब आइए पढ़ते हैं कि इसके नए बिंदुओं के बारे में, कि क्या हमारे लिए इसमें खास होने वाला है, क्या हमारे लिए मतलब महत्वपूर्ण है, क्या अच्छा है क्या खराब है। सभी पॉइंटों को हम लोग 5 मिनट में क्या करेंगे, 5 मिनट में देख लेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको बस साथ में बने रहना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज देख लेंगे। पहले क्या था कि पहले जो हमारी जीडीपी का कितना 4.43% किस पे खर्च होता था, शिक्षा पर, तो उसको बढ़ाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कितना किया गया है, 6% कर दिया गया है, यानी कि जीडीपी का, हमारी कुल जीडीपी का 6% हिस्सा किस पर खर्चा होगा, शिक्षा पर खर्चा होगा, जहां पर हमें क्या करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसको किस नाम से जाना जाएगा, अब उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है।
क्योंकि सरकार का मानना है कि मानव क्या है, कोई संसाधन नहीं है। मानव क्या है, मानव के अंदर भी सभी चीज़ें हैं, वो किसी उसको हम संसाधन में नहीं रख सकते हैं। तो MHRD मिनिस्टर यानी कि जो 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, जो पहले क्या था, पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, शिक्षा विभाग ही था, लेकिन 1986 में क्या किया था, राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम MHRD कर दिया गया था। तो एक तरह से आप देखिए तो NDA गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से वही नाम कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। और जो पहले क्या थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अब उनको किस नाम से जाना जाएगा, अब उनको शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुई बेसिक पॉइंट। अब देखिए जो हायर एजुकेशन के लिए है वो क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि 100 क्या खोली जाएंगी, 100 ब्रांचेस खोली जाएंगी। ठीक है, 100 फॉरेन जो कॉलेज हैं, यानी कि जो विदेशी कॉलेज हैं, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी, उनकी ब्रांच क्या करेगी, इंडिया में खुलवाएगी। ठीक है, तो जैसे क्या करता था कोई भारतीय स्टूडेंट, यानी कि जैसे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, किसी को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जो बाहर की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की हों, वो अपनी ब्रांचेस क्या करेंगी, वो अपने ब्रांचेस इंडिया में खोलेंगी। तो बहरहाल ये मान के चलिए कि इतनी जल्दी ये अप्लाई होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम अच्छी पहल सरकार की मान सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए क्या है कि मेडिकल और लॉ। ठीक है, मेडिकल और लॉ को छोड़कर जितने भी स्नातक पढ़ाई होती है उसके लिए क्या होता है, आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो सब क्या करती हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, स्नातक करना है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है सभी चीज़ों के लिए। यानी कि स्नातक परीक्षा अगर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करनी है तो उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है हमारी, उससे करनी है तो उसका अलग एग्जाम देना पड़ेगा, किसी अदर यूनिवर्सिटी से करनी है तो उसका अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यानी कि अगर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, स्नातक करना है, तो कहीं भी आपको करना है तो उसके लिए क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा। यानी कि किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो एग्ज़ाम कराएगा कौन, वो एग्ज़ाम कराएगा NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको कौन चलाएगा, जिसको चलाएगा नीति आयोग। अब नीति आयोग का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अब देखिए नीति आयोग क्या था, नीति आयोग का नाम जो पहले था योजना आयोग था, तो उसी को बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो इसका गठन भी पूछता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यानी कि जो अब देखिए सभी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने कंट्रोल में ले रही हैं और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास कर रही हैं। यानी कि कहीं भी आपको स्नातक करना है पूरे देश में तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम कराएगा कौन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा हमारा नीति आयोग। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, एंट्री और एग्जिट होगा। ठीक है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कैसे होगा, आइए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, कॉमन सी मैं बात लेता हूँ, BSc। ठीक है, BSc आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्या मानिए कि 2 साल बाद आपकी क्या हो जाती है, पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है, 2 साल बाद आपकी क्या होती है, पढ़ाई छूट जाती है। 1 साल बाद ही आपकी पढ़ाई छूट जाती है, यानी कि आपने 1 साल BSc किया, उसके बाद क्या हो गई, आपकी पढ़ाई छूट गई। तो उसमें क्या होगा कि पहले क्या होता था कि आपको 3 साल का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर BSc MBA की बात करें, BTech की बात करें तो 4 साल हो गया, तभी आपको क्या मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यानी कि मल्टीपल एग्जिट या एंट्री होगा। ठीक है, मल्टीपल एग्जिट या एंट्री होगा, यानी कि जैसे आपने 1 साल BTech किया, फिर आपका BTech में मन नहीं लगा, आपने क्या किया, वो कोर्स छोड़ दिया, तो आपको क्या मिलेगा, 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, आपने 2 साल किया तो 2 साल का क्या हो जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। यानी कि कोई भी जो आपकी मेहनत है, कोई भी आपकी पढ़ाई है, वो बेकार नहीं जाएगी। BSc आपने 1 साल किया, 1 साल करने के बाद छोड़ दिया, तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। कहीं आप उस सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे तो वो माना जाएगा कि भैया 1 साल इसने क्या किया है, BSc की पढ़ाई
की है। ठीक है, तो ये लाभ मिलेगा। आप कभी भी चाहें तो किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे आप बैंक का एक सिस्टम होता है, बैंक में आप जब लोन लेते हैं कहीं से, तो उसकी क्या होती है, एक सिविल रेटिंग होती है ना, सिविल रेटिंग होती है कि आप नया लोन लेने जाएंगे तो आपकी क्या होगी, जो पुरानी रेटिंग होगी उसकी जांच होगी कि भैया इन्होंने जो पुराना लोन लिया है उसको सही समय पे चुकाया है कि नहीं। उसके आधार पर क्या करता है, बैंक नया लोन इशू करता है। तो उसी तरीके से जो भी ये आप सबके क्या रहेंगे, क्रेडिट एक तरह से रहेंगे, ये क्या रहेंगे, गवर्नमेंट के पास डाटा रहेगा। यानी कि जो भी आपने किया वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहेगा, यानी कि वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये चीज़ें आगे यूज हो सकती हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो अच्छी चीज़ है वो क्या है कि ग्रेजुएशन 3 साल का भी होगा, 4 साल का भी होगा। तो अब ये अलग अलग क्यों, अभी क्या होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 साल को क्या होगा, जो अगर आपको क्या करनी है, नौकरी करनी है आगे, तो आप क्या करेंगे, 3 साल वाला ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत लोग रहते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या रहती है कि हम किसी फील्ड में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, यानी कि आगे हम किसी भी, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो चाहे वो आर्ट स्ट्रीम हो, हमको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए 4 साल का डिप्लोमा रहेगा। यानी कि जो रिसर्च करना चाहते हैं, आगे चल के प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या रहेगा, 4 साल का ग्रेजुएशन रहेगा। और जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए क्या रहेगा, 3 साल का ग्रेजुएशन रहेगा। और इसी रिसर्च के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए क्या किया जाएगा, एक एजेंसी का गठन किया जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NRF। ठीक है, NRF का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा, कॉलेजेस को, स्कूलों को क्या करेगा, रिसर्च के लिए फंडिंग करने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो चीज़ें हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, देखिए भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है क्या हुआ है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यानी कि रिसर्च पे कोई ध्यान नहीं, हमने क्या किया, चीज़ों को रट लिया, सीख लिया, गए वही एग्जाम में दे दिया, पास कर दिया, हो गया। प्रैक्टिकल, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो आप बताइए आपके कॉलेज में कहाँ कितना प्रैक्टिकल होता है, जो कि सबसे क्या है, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मतलब सरकार क्या कर रही है, जो 34 साल ये पुराना सिस्टम है उसको क्या कर रही है, बदलने का प्रयास कर रही है। मेन स्ट्रीम में क्या कर रही है, इंडिया की एजुकेशन को क्या कर रही है, मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो अगला पॉइंट है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, BSc करते हैं, तो BSc में हमारा विषय क्या होता है, PCM से कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, बायो से कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। लेकिन और कोई सब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए पढ़ाई के साथ साथ आपका इंटरेस्ट क्या है, किसी और चीज़ में, मान लीजिए स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट एंड एजुकेशन में भी आप करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को भी साथ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि जो सब्जेक्ट चाहें, जैसे आप यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सब्जेक्ट को भी अलग से ले सकते हैं। डांस में इंटरेस्ट है तो डांस सब्जेक्ट भी अलग से ले सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी सब्जेक्ट लेने की आपको क्या रहेगी, आज़ादी रहेगी। आप स्टूडेंट हैं, राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है आपका, बहुत राजनीति आप लोग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। यानी कि आपको क्या रहेगी, पूरी आज़ादी रहेगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि जो चीज़ें आप पढ़ना चाहें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, जो चीज़ आप पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि देश भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए क्या रहेंगे, एक समान नियम रहेंगे, एक समान फीस कैप रहेगा। सबको क्या मतलब, एक डोजियर जारी किया जाएगा, सब क्या हो पाएंगे, उतनी ही फीस ले पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारी क्या थी, हायर एजुकेशन के लिए क्या थी, बहुत ही ज़रूरी थी, और जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए सब ज़्यादा ज़रूरी थी। अब दो कुछ लोअर एजुकेशन है, यानी कि जो हमारी नर्सरी से 12th तक की जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी चेंज हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, देख लीजिए। मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन हो तो आगे उनका क्या कैसे होने वाला है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए पहले क्या था, पहले 10+2 सिस्टम था, अब इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया, इसको कर दिया गया 5-3-3
3, 4 यानी कि 1 से 2 तक, ठीक है, इसमें आपको ध्यान दिया जाएगा। 3 से 5 तक इसमें ध्यान दिया जाएगा। 6 से 8 तक इसमें ध्यान दिया जाएगा और 9 से 12 तक इसमें ध्यान दिया जाएगा। और 9 से 12 तक क्या होंगे, हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। 9 से 12 तक क्या होंगे, हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि सेमेस्टर वाइज जब क्या किया जाएगी, पढ़ाई किया जाएगी। दूसरी बात, इसका फ़ायदा ये है कि अभी तक क्या होता था, यानी कि 6, 7, 8 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं भैया। जब तक बोर्ड में जाओगे, बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे तब जाके, यानी कि अभी हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। 10 यानी कि 10 और +2 यानी कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हमारे लिए क्या होता था, सब कुछ होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि सरकार जो काम करेगी, क्या करेगी, छोटे लेवल से ही ध्यान देने का प्रयास करेगी। और क्या करेगी, इसीलिए इन सभी चीज़ों को क्या किया गया, 4 चीज़ों में, 4 उसमें भागों में बांटा गया है कि छोटे लेवल से ही क्या किया जाएगा, जो बच्चों पर है उनको ध्यान देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपको बतानी चाहिए। चीज़ें देखिए बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी थी वो मैं यहाँ पे छांट के लाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्प मिली हो, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ITI, डिप्लोमा, बीटेक, CTI, टेक्निकल जॉब अपडेट और उससे जुड़ी सभी क्लासेज आपको मिल जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।